नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ग्लोब के बारे में कि ग्लोब क्या होता है। क्लियर। पृथ्वी हमारे सौरमंडल के एक सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम एक पृथ्वी के नमूने से करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी क्या है, हमारे सौरमंडल का एक सदस्य है और उसका भौगोलिक अध्ययन हम एक पृथ्वी के नमूने से करते हैं, उसी को ग्लोब करते हैं। देखिए यह नमूना, यही आपका क्या है, ग्लोब है। क्लियर। ये आपका क्या है, ग्लोब है। चलिए समझते हैं। यह हो गया आपका ग्लोब। ग्लोब पर आपको दो प्रकार की रेखाएं दिखाई देंगी। ठीक है, एक रेखा तो आपका यह ऐसे गई होगी और एक रेखा आपको देखिए यूँ दिखाई दे रही होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी। क्लियर। और एक ऐसे दिखाई दे रही होगी आपको। तो जो रेखाएं यहाँ पर आप देखेंगे, जो ये आपकी ये रेखाएं हैं, यानी कि जो आपकी हम कहेंगे कि लेटी हुई रेखा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइन। और जो खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, ये वाली रेखाएं, इनको हम बोलते हैं कि आपका देशांतर रेखाएं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड लाइन। क्लियर। तो लेटी हुई रेखा लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो क्या है, आपकी लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ हम समझेंगे। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। इन्हें अंश में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यह आपका ग्लोब है, ये ग्लोब है। अब देखिए इधर ये आपका पश्चिम है ना, पश्चिम से ऐसे रेखाएं देखिए पूर्व की तरफ जा रही हैं। पश्चिम से कहाँ जा रही हैं, ये रेखाएं पूर्व की तरफ जा रही हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, यह हो गया आपका। इनको डिग्री में मापते हैं, ये भी हो गया। अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा और किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। ठीक है, जो विषुवत रेखा और किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। जैसे इसको भी समझा देते हैं। सपोज दैट ये विषुवत रेखा है आपका। सपोज क्या करना, ये तो है ही आपका विषुवत रेखा। यहाँ पे देखेंगे ये आपका है विषुवत रेखा, ये देखिए 0 डिग्री लाइन। और यहाँ से देखिए मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 1 डिग्री कोण इस पे माप रहे हैं। तो 1 डिग्री कोण देखिए, जैसे मान लीजिए माप रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है 1 डिग्री कोण का। तो इस रेखा को ऐसे आधार बना के हम जो रेखा खींच देंगे, यह 1 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा। सपोज दैट फिर हमने नाप के यहाँ से लिया 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री। तो जैसे नाप के ऐसे हम क्या कर देंगे, खींच देंगे, वही क्या हो जाएंगी आपकी अक्षांश रेखाएं। चलिए अब यहाँ पे हम समझेंगे कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे अगर हम ये बनाए पृथ्वी, तो यह आपका क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यह आपका है ईस्ट, यह आपका है ईस्ट, यह आपका है वेस्ट। तो देखिए यह आपका है पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं जो खींची गई हैं, यह तो हो गई आपकी अक्षांश रेखाएं। और अब देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे यह आपका है नॉर्थ पोल, यह है आपका साउथ पोल। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉर्थ पोल से, ठीक है, साउथ पोल की तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। क्लियर। तो उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव यह है, दक्षिणी ध्रुव नीचे है। इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या करते हैं, देशांतर रेखाएं, और इनकी संख्या 360 होती है। अब देखिए यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ये तो ऊपर हमने बताया ही है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्रिड का निर्माण करती है। जैसे ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं ऐसे, और इस पे खड़ी खड़ी क्या है आपका देशांतर रेखाएं। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे यूँ देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या बना रहा है, ग्रिड बना रहा है। देखिए ग्रिड का निर्माण कर रहे हैं ना, तो वही कर रहा है कि अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर ग्रिड का निर्माण करती है। अब आगे देखेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखा की मदद से पृथ्वी पर स्थित किसी भी जगह को लोकेट किया जा सकता है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से पृथ्वी पर स्थित किसी भी जगह को लोकेट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे आगे, ये आपका देखिए यहाँ पे है 90 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, क्या है आपका उत्तरी ध्रुव। अब देखिए 80 डिग्री अक्षांश रेखा है, अब आपका 70 डिग्री अक्षांश रेखा रेखा है। अब जैसे यह है आपका 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह आगे हम जाएंगे। ये जो जो आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है, क्या है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, ये देखिए आपका। उसके बाद हम देखेंगे यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, यह इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा।
और 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, साउथ पोल। क्लियर। आगे हम देखेंगे, अब हम देखेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा के बारे में डिटेल में। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन से दो बराबर भाग? ऊपर वाला भाग तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? वो आपको बांटती है विषुवत रेखा, उसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसी को इक्वेटर बोलते हैं। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बात करें यहाँ पर कि विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी की माप को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर, देखेंगे विषुवत रेखा को 0 डिग्री भी एक अक्षांश रेखा है, तो विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, जो कि कौन सा अक्षांश रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्लियर। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतर पर खींची गई हैं। जैसे ये आपका है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अब प्रत्येक 1 डिग्री के अंतर पर आपके क्या है? अक्षांश रेखाएं खींची गई, उत्तर की तरफ भी, और यही काम दक्षिण की तरफ भी किया गया। क्लियर। आगे देखेंगे, विषुवत रेखा के केंद्र तथा ध्रुव के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी। क्लियर। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में भी 90, और एक आपका विषुवत रेखा जो खुद है 0 डिग्री लाइन, तो टोटल हो जाती है 181। क्लियर, इसको ध्यान में रखेंगे। अक्षांश रेखा को अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है। क्लियर। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, तो अगर हम यूं बात करें, या सबसे मध्य में यह आपका भूमध्य रेखा घूम जा रही है पृथ्वी के, या इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, तो यह आपका क्या है? देखिए, इस अब जो भी अक्षांश रेखाएं हैं सब छोटी हैं, तो सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है वह होती है आपकी विषुवत रेखा, उसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। उसके बाद हम ये सबसे बड़ी होती है, और अगर हम सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा 90 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जो कि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में पाया जाता है। क्लियर। सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, आप लोगों ने देखा ही है ऐसे अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, दो अक्षांश के बीच की दूरी को जोन के नाम से जाना जाता है, और दो अक्षांश के बीच की दूरी, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, 121 किलोमीटर 111 किलोमीटर होता है, यह इंपॉर्टेंट है। यानी कि 1 डिग्री बराबर जो होता है डिस्टेंस में 111 किलोमीटर अक्षांश रेखा के तर्ज पे। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा माना गया है, जबकि दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा माना गया। क्लियर। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच दोपहर का सूर्य साल में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य की किरणें इन अक्षांशों के बीच कम से कम एक बार बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए पृथ्वी के इस भाग को सूर्य से सबसे अधिक ऊष्मा मिलती है। किस भाग को? कर्क रेखा से और मकर रेखा तक के जो भाग है, इनके बीच का जो भाग है, इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर कभी भी सूर्य सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। मतलब बाहर, मतलब कि अगर हम यूं कह दें कि ये आपका है कर्क रेखा और यह आपका मकर रेखा, तो इनके बीच ही सूर्य लंबवत रहता है। अगर हम कहें इस कहीं क्षेत्र पे, यहाँ कहीं, तो इधर कभी भी सूर्य की जो किरणें हैं लंबवत नहीं पड़ती हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो ठीक ऊपर नहीं होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है। इसीलिए कर्क रेखा के बाद, कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे तो आपको सर्दी का आभास होने लगेगा, और मकर रेखा से नीचे जाएंगे तो भी सर्दी का आभास होने लगेगा। इसलिए पृथ्वी के इस हिस्से में मध्यम तापमान रहता है। इस क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है। क्लियर, क्या कहा जाता है? शीतोष्ण क्षेत्र। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ध्रुव वृत्त और ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र पर सूर्य की किरण अत्यधिक तिरछी पड़ती है, इसलिए इन क्षेत्रों में सूर्य कभी भी क्षितिज से बहुत ऊपर नहीं दिखता है। इसलिए इस भाग में तापमान बहुत कम होता है। जब बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ेगी सूर्य की किरणें, तो वहाँ टेम्परेचर भी कम होगा, तो इसलिए वहाँ तापमान बहुत कम होता है। तापमान कम होने का वो क्या हो जाएगा, इस भाग को शीत कटिबंध कहते हैं। वहाँ स्नोफॉल होता है या बहुत अधिक ठंडी होती है। जैसे यूरोप वाले क्षेत्र देख लीजिए, वहाँ पे आर्कटिक वाला, अंटार्कटिक वाला क्षेत्र देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। देशांतर रेखाएं के ऊपर चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। जैसे यह सपोज कीजिए पृथ्वी है, यह आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो खींची गई रेखाएं हैं वो क्या है? आपकी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा वृत्त न होकर रेखा है जो एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे,
पृथ्वी पर प्रत्येक 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींची गई है। चूंकि पृथ्वी गोलाकार है इसलिए पृथ्वी पर खींची गई कुल देशांतरी रेखा 360 है। और अक्षांशीय रेखा की बात करें हम, अक्षांशीय रेखा की जो कि ऊपर हमने अभी बात किया, तो वह है टोटल 181। क्लियर। चलिए, जो देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है, तथा उसके पूर्व में स्थित देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर रेखा तथा पश्चिम में स्थित देशांतर रेखा को पश्चिमी देशांतर रेखा कहा गया है। ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। प्रत्येक देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर समय आगे तथा पश्चिम की ओर समय पीछे होता है। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय मान लिया गया, अर्थात यहाँ का समय पूरे भारत का मानक समय माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहा है, 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? पहली बात करें तो उत्तर प्रदेश, दूसरा देखेंगे मध्य प्रदेश, तीसरा आपका है छत्तीसगढ़, चौथा है आपका उड़ीसा और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ से आपका कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। मानक समय रेखा, कर्क रेखा भी गुजर रही है, मानक समय रेखा भी। तो 2 ऐसे राज्य हैं, एक तो आपका मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। यहाँ से आपका कर्क रेखा भी गुजरता है और मानक समय रेखा भी गुजरता है। भारत का जो मानक समय, ठीक है, मानक समय है वो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही होती है। क्लियर। 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा 12 घंटे आगे तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा 12 घंटा पीछे होता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे नाम से जाना जाता है। 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। मतलब कि आपका जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि भूमध्य रेखा बोलते हैं, और ये आपके 0 अंश देशांतर रेखा जो कि मानक समय रेखा आप जिसको बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा, ये एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, किस जगह? वह काटती है अटलांटिक महासागर में। और बात करें अटलांटिक महासागर में तो इसका आकार कौन सा है? एस आकार का है। यह महासागर का आकार एस आकार का है। ठीक है, एक प्रश्न एग्जाम में आता है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित प्रश्न इससे बाहर नहीं आ सकता, यह गारंटी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।